हेलो गाइस, क्रिप्टोन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो आज शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, मेंस का। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ गिवन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O रिएक्ट विद HI एंड प्रोड्यूस टू कंपाउंड्स A एंड B, A विल गिव येलो पीपीटी विद AgNO3। तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है, अगर वो येलो पीपीटी देता है तो वो पीपीटी होगा AgI का, ठीक है। एंड बी शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आफ्टर टोटोमराइजेशन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। देखिए पहले तो ऑप्शन काट लेते हैं। जैसे इन लोन पेयर की बात करें तो ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में। इसका मतलब ना तो ये बॉन्ड टूटेगा ना ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत। सेम जैसे मैं इस ऑप्शन की बात करता हूँ तो ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में। तो जो सिंगल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर आएगा, तो ना तो ये बॉन्ड टूटेगा ना ये बॉन्ड टूटेगा, तो 4 ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर बारी आती है फर्स्ट ऑप्शन की और सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH तो यहीं जोड़ूंगा, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार OH मैंने यहाँ जोड़ दिया तो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। बचा क्या, 1। तो 1 में क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ बनता है तो आई जो अटैक करता है, जो आपको बोला है उसने HI, जो HI अटैक करेगा उसका I माइनस किधर अटैक करता है, H प्लस आई माइनस। तो आई माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर और H प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो CH2I बनेगा। ये CH2I बाद में AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो आपको देगा AgI का येलो पीपीटी, ठीक है। और आगे जब आपका बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो इसके अंदर टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म की ट्रिक क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर डालना है, तो इसका क्या हो जाएगा CH3CH, और CH3CH क्या करता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। इसके अंदर केवल आपको क्या करना है, नाइट्रेशन करना है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जो NO2 प्लस है उसको जोड़ना है आपको, तो NO2 प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा है, OH, जो अपना क्या लगाएगा प्लस M, और CH3 अपना क्या लगाता है प्लस Hc, तो प्लस M ज़्यादा अच्छा है। और ये तो माइनस M है, तो इससे तो दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो OH के केस में हो सकता था और तो यहाँ पैरा पर जुड़े, तो इस केस में अंदर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ना पसंद करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिस दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, Br एक्वा CNH के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, और Br C2H5 OH1 के साथ रिएक्शन करके दिस बनाता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहुंचाना है रिगार्डिंग टू रिएक्शन 1 एंड सेकंड। रेट ऑफ वन रिएक्शन रिमेन अनचेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस। तो पहली रिएक्शंस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर एक्वस NaOH दिया गया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि एक्वस दिया गया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर SN1 रिएक्शन आपकी काम करती है। और अगर SN1 रिएक्शन आपकी काम करती है तो इस केस में क्या होगा, आप किस तरीके से लिखोगे इसके मैकेनिज्म को। इसके मैकेनिज्म को जब लिखा जाता है तो पहली स्टेप में क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका, ठीक है। और अब इसके ऊपर मतलब ये जो स्टेप होती है आपकी, जैसे Br है, Br सबसे पहले क्या बनाता है, ये प्लस और ये Br माइनस बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये इसकी आरडीज स्टेप होती है। तो आरडीज स्टेप अगर ये तो R इक्वल टू के क्या होगा, दिस Br। तो क्या इसके अंदर कोई OH माइनस की टर्म आई है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया है क्या, कंसंट्रेशन नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल आप बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता SN1 रिएक्शन को, ठीक है। तो इसने जो बोला है कि OH माइनस इंक्रीज करने पर उसकी जो रेट है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन उसकी जो रेट अनचेंज रहेगी, तो बिल्कुल सही बोला है उसने, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर बात की जाए मतलब सेकंड ऑप्शन की, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन रिमेन अनचेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस। तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि जब रेट के अंदर गिवन है OH माइनस, तो जब आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो अनचेंज कैसे रह सकती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की कोई दिक्कत ही नहीं है, जरूरी नहीं है। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो ऐसे के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हम H प्लस निकालते हैं, और H प्लस निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव बना है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो एक नेगेटिव यहाँ बनेगा, एक नेगेटिव कार्बन पर, यहाँ ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर एटम अलग अलग हैं और फिर जो नेगेटिव चार्ज आपका बना है किसी एटम के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस नेगेटिव चार्ज को अपने पास ज़्यादा रखेगा, उसको स्टेबल ज़्यादा करेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस चार्ज को गायब करना, कौन चार्ज को गायब कर सकता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा वो गायब करेगा उसको। तो डी तो सबसे लास्ट में आएगा आपका, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये और ये। और इसके अंदर से अगर पहचानना है आपको कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो CWH में जब यहाँ माइनस बनता है तो यहाँ 2 इक्वल RS बनती हैं, 2 इक्वल RS बाकी जितनी भी अनइक्वल RS होती हैं उससे अच्छी होती हैं। यानी कि बी जो होगा इन बाकी सब में अच्छा होगा, तो आंसर 2 हो गया, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी C और A के बीच में अगर कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव जो बनेगा वो NO2 के माइनस M से स्टेबलाइज्ड होगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो इसके माइनस I से स्टेबलाइज्ड होगा। इस केस में मेटा पर है NO2, तो माइनस I लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, मतलब सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन काट के भी आंसर कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक OH रिएक्शन की बात हो रही है। तो एल्कोहलिक OH के केस में क्या होता है, आपका जो Br होता है वो रिएक्शन करता है, क्योंकि F के साथ जब रिएक्शन होती है तो F रिएक्शन जब करता है इवन सी भी रिएक्शन होती है। ठीक है, एल्कोहलिक OH के साथ E2 रिएक्शन होती है। तो अगर E2 रिएक्शन होगी तो क्या होगा, केवल Br जाएगा। F इवन सी भी रिएक्शन करता है तो Br जाता है, तो क्या होता है, इसका H यहाँ से निकलेगा, मतलब H अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकलता है और Br माइनस को बाहर निकालता है। तो रिएक्शन का टाइप E2 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस A प्लस बी। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक तो ग्लूकोज बनता है और एक बनता है आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है आपका, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, कीटोन का ग्रुप रहता है। और ये जो सेलिवनॉफ रिएक्शन है, रिएजेंट जो है वो क्या करता है, बाद में कीटोज को रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएजेंट का यूज एल्डोज और कीटोज यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बीच में डिफरेंस लाने के लिए किया जाता है। सो दिस इज राइट आंसर। Next question, two acyclic compound A and B having same molecular formula C3H6O, A and B react with CH3MgBr and give respectively C and D. C and D of the following information, आइडोफॉर्म टेस्ट C नहीं देता है। तो हाई चांसेस हैं उसके होने के कि वो 3 डिग्री हो। क्यों, नीचे क्या दे रखा है आपको, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, सी और डी आपको क्लियर है, सी और डी क्या होगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि जब भी CH3MgBr के साथ रिएक्शन होती है तो अल्कोहल बनता है, तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो अल्कोहल बनेगा और क्या दे रहा है, इंस्टेंट पीपीटी दे रहा है, तो वो सी डेफिनेटली 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री इसके अंदर कौन सा है, केवल यही ऑप्शन है, तो आंसर यही हो गया, और तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसने अगला बोला है कि डी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो यहाँ क्या होता है, जब आइडोफॉर्म होता है तो सबसे पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड O बनता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनेगा इसका। ठीक है, तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और 2 डिग्री एल्कोहल है तो 5 मिनट बाद ही टेस्ट देगा, जो आपका लुकास टेस्ट होगा। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। इस वाले रिएक्शन की बात करें 2A प्लस बी प्लस सी, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, R = K, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ऐसे लिखते हैं। पहली रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे, तो पहली रिएक्शन आप क्या लिखोगे, रेट कितनी दी है, 6 × 10⁻³ तो 6 × 10⁻³ के, ए की पावर ए, क्योंकि ए हमें पता नहीं है, ये ऑर्डर है, हमें पता नहीं है, प्रैक्टिकली डेटाज हैं, तो प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटल दिए हुए हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। तो 0.1 की पावर ए, वैसे 0.1 की पावर बी, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻², उसमें क्या लिखा हुआ है, 0.2 की पावर ए, 0.1 की पावर बी, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। 2.4 × 10⁻², और उसके बाद 0.1 की पावर ए, 0.2 की पावर बी, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 7.2 × 10⁻², एक्स की पावर ए और 0.2 की पावर बी, फोर्थ इक्वेशन। और उसके बाद 2.88 × 10⁻⁻1, और उसके बाद क्या लिखोगे, 0.3 की पावर ए, वाई की पावर बी, ये फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद जो ये बोला गया है आपको वो करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। ये 5 इक्वेशन आपकी बनेंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका मतलब एक्सपेरिमेंट उनका 1 और 2 था उसकी मदद से, तो उससे क्या करोगे आप, जब आप यहाँ पर 1/2 करते हो, तो 1/2 करते हो तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगी क्या, केवल आपकी ए बचेंगी, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ कि ना। 1 और 3 की बात करेंगे तो 1 और 3 का केस क्या है, आप 1/3 करो, 1/3 के केस में क्या होगा, 1/3 के केस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ए और बी की वैल्यू आ जाती है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। हम जल्दी से क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, ताकि आपका जल्दी से आप जिसका भी पेपर नहीं हुआ है वो अपने आप को और जल्दी से मजबूत कर सकें। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेल्स हैविंग n = 4 m-2 है, तो m-2 फिक्स कर रखा है। अगर n = 4 होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1 होती है। तो 0 to n-1 मतलब 0 to 3 होगी, तो 0 1 2 3 सब हो सकती है। m अगर -2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी या फिर उससे ऊपर होगी, उसके नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m की जो वैल्यू होती है, अगर किसी की l की वैल्यू गिवन है तो m की वैल्यू जो होती है -L2 + L होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका m-2 दिया है तो या तो आपका l 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो जब l 2 या 3 हो गया तो क्या हो गया, सबशेल कितनी हो गई, 2 ही हुई, क्योंकि l क्या बताता है आपका, सबशेल बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which statement is correct when adsorption of gas takes place on metal surface? Delta H becomes less negative with progress of reaction. बिल्कुल सही है। होता क्या है कि गैसें क्या होती हैं, घूमती रहती हैं इधर उधर। अब जैसे उनको मेटल का सरफेस नजर आता है उसके ऊपर जाकर क्या होती हैं, वो स्टेबल हो जाती हैं, और जैसे स्टेबल होती है कोई रिएक्शन तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव। जब भी रिएक्शन में लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं तो डेल्टा एच कैसा आता है, नेगेटिव, मतलब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। फिर विच विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज होता है, इंक्रीजेज नहीं होता है। जब डिक्रीज होते हैं तभी क्या होते हैं, आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर आकर चिपक सकते हैं। NH3 इज एडजॉर्ब फ्रॉम मोर देन N2 बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए क्या होता है, जल्दी एडजॉर्ब हो सकता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ से टूट टूट के अलग होना स्टार्ट कर देंगे। तो बी और डी गलत है, ए और सी सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा ये। फिर 3 एलिमेंट थर्ड पीरियड एक्स वाई जेड सच दैट ऑक्साइड ऑफ एक्स इज एसिडिक, वाई इज एम्फोटेरिक, जेड इज बेसिक। सबसे पहली बात तो क्लियर है कि अगर बेसिक होगा तो आएगा कहाँ पर, ये जैसे ये आपका क्या है, एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके क्या आते हैं, एसिडिक आते हैं, जो नॉन मेटल होती है एसिड बनाती है, और ये जो मेटल होती है वो बेसिक बनाती है। ठीक है, और ये थोड़ा एक डायगोनल आता है, वो कैसा रहता है आपका, मेटलॉइड। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने समझाया है सब कुछ, आप कह सकते हो उसी का ये क्वेश्चन है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि एक्स आपका एसिड है, तो एक्स एसिड है तो ये किधर की साइड आ रहा है, थर्ड पीरियड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर आपका कौन सा आता है, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, Al2O3, एम्फोटेरिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, अब Al2O3 की जब आप राइट की तरफ जाओगे तो पता है आपको एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो उन्होंने पूछा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट, तो जो एक्स है वो एसिडिक है, यानी कि वो कहाँ आएगा, एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड, सॉरी एल्यूमिनियम के राइट साइड में आएगा। इसका मतलब एक्स का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद वाई का एटॉमिक नंबर होगा, फिर जेड का एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि जेड सबसे लेफ्ट में आएगा थर्ड ग्रुप के अंदर। ठीक है, सो सोडियम मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इस तरीके से आता है। तो एल्यूमिनियम तो आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और फिर उसके बाद कोई भी इनमें से एक क्या करता है, आपका एसिड कैरेक्टर शो करेगा, तो उसको इन्होंने एक्स नाम दिया है। और ये जो Al2O3 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होने के कारण उन्होंने इसको बाय नाम दिया है, और ये क्या देते हैं, जेड। तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, एक्स का, फिर वाई का, और फिर जेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी डू नॉट फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट बट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव नाइट्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए एंड बी। देखिए ये आपको याद करने वाला ही है, जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो तो उसके अंदर क्लियर लिखा जाता है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट देते हैं। तो याद करने वाला क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। SF4 की जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो होता है इस तरीके से, कुछ बना लो आप, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड होने के लिए इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 कहाँ चले गए बॉन्ड बनाने में, तो एक बच गया। अब काउंट करो कितने यहाँ पर है स्टेरिक नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ये क्या होता है, स्टेरिक नंबर। तो वो क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, sp3d होगा। sp3d और एक लॉन पेयर उसके पास प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर क्या होगी उसकी, सीसो। सो ये सही दिया इन्होंने। 14 क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। कास्ट आयरन बनता कब है, पहले तो पिग आयरन मिलता है आपको। ठीक है, आप जब मेटलर्जी में पढ़ते हो तो पहले पिग आयरन मिलता है, फिर वो कास्ट आयरन के अंदर चेंज होता है, और फिर वो कास्ट आयरन को ब्रॉट आयरन के अंदर बनाया जाता है। और ये जो ब्रॉट आयरन होता है वही बाद में किसके लिए यूज होता है, आपके स्टील बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो आइसोमेरिज्म। तो जब आप इसका जो आपका पहला वाला दिया है, जब इसका आप क्या निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, तो वो टेट्राहेड्रल आता है। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रल आ रहा है वो, तो उसके अंदर आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे Ni है तो उसके ऊपर NH3, ये Cl, ये Cl। तो अगर किसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करनी थी, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करना था, तो इसको कायरल होना टाइप का था, मतलब इसको कायरल होना जरूरी था, और कायरल होने के लिए चारों अलग अलग होने चाहिए थे, तो वो तो इसके पास नहीं है। और इन चीज़ों के बारे में मैंने अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर बताया है अच्छी तरीके से, कि जब आपके सेम बाइडेंट लिगेंड होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करते हैं। और आपका ये जो होता है ये DsP2 होता है। DsP2 हुआ तो क्या बनाएगा आपका Ma2B2 टाइप का। ठीक है, वो पार्ट के अंदर आपको नजर आ जाएगा ये। तो कौन कौन से इसके पॉसिबल हैं, या तो ए हो सकता है, या BB, या AB, या AB। तो ये दो टाइप के क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं इसके लिए। NiNH3 4H2O2, तो इसके लिए भी आप क्या बोलोगे, इसको Ma4B2 टाइप का बोलोगे। तो इसके अंदर भी आप क्या बना सकते हो, AA और BB। ठीक है, वैसे ही सेम AB AB
और क्या बन जाएगा आपका ए। तो ऐसे दो इसके अंदर भी पॉसिबल हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। ये तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। और फर्स्ट वाला क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और उसके पास क्या है आपका कायरल सेंटर नहीं है, आप ऐसे बोलें तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं कर पाएगा। जीआई तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जीआई के लिए उसको सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए था। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सीएफ माइनस और XeO3F2 रिस्पेक्टिवली यार। एक्सीएफ माइनस मतलब वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन -1 आ गया तो हम क्या बोलेंगे 9 इलेक्ट्रॉन करके हैं। तो एक्सी पहले तो 5 बॉन्ड बना दो उसके, तो 1 2 3 4 ये 5। अब वैलेंस शेल के अंदर मैंने बोला -1 आ गया तो 9 हो गए, तो कितना हो जाएगा 5 बन चुके हैं, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसको काउंट करो स्टेक नंबर को 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये क्या हो गया आपका sp3d3। sp3d3 है और दो लोन पेयर उसके ऊपर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होता है आपका पेंटागोनल प्लेनर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद XeO3F2 की बात करें तो डबल बॉन्ड बनेंगे इसके, पहले डबल बॉन्ड बना देते हैं इसके। एफ एफ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 बॉन्ड ही बन सकते थे, तो आई थिंक इसके 8 बॉन्ड 8 के 8 बॉन्ड बन चुके हैं। तो अगर इसको काउंट करोगे स्टेक नंबर तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या होगा sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। फिर मैच द फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटी विथ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेक्शन एनर्जी। एक्चुअली ये एज इट इज़ जो दिया है आप याद रख लें, क्योंकि ये मतलब इन्फॉर्मेशन है एक, ठीक है, आपको काम आ सकती है, एडवांस के अंदर काम आ सकती है। पहले ये क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर्स में एडवांस के अंदर दिया हुआ था, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लें कि यही होता है, इसमें समझाने ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनकी क्या होती है इनकी रिलेशन है जो आपको याद रखनी होगी। फिर 18 क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट्स में बताया था उसी में से। मैंने आपको बताया था कि जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जो F- होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसी में एज कम्पेयर टू NH- अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो नेगेटिव है वो नाइट्रोजन के ऊपर रहता है। ठीक है, तो F और नाइट्रोजन की कंपेरिजन में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो F इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एज कम्पेयर टू। और NH2 तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब वो तो मर रहा है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ने ही छोड़ने करके। यानी कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो उतनी ही ज़्यादा क्या करता है स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखा होगा कि 2 ऊपर बनते हैं 3 नीचे बनते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक करता है किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये गैप उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ने एग्जांपल के अंदर दिए। तो जितना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी, इससे हम ये बोल सकते हैं। तो अगर NH3 के लिए मतलब NH3 वाले के लिए उसने ए बोला है और F के लिए बी बोला है और NCS के लिए सी बोला है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इनके, मतलब जो डेल्टा नॉट है उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो NH3, फिर NCS माइनस, फिर उसके बाद F माइनस। तो वेवलेंथ का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि NH3 लेस देन NCS माइनस लेस देन F माइनस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है E इक्वल टू AC अपॉन लेमडा होता है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर आपका अगर ऑर्डर देखा जाए तो क्या हो गया थर्ड हो गया, फिर कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा इसने ठीक है, आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ दी ऑप्शंस के अंदर। अगर देखो तो यहाँ A ये तीनों एक ही कर दिए उन्होंने, पर ऐसा नहीं है। आपका जो सबसे पहले वाला है ए, क्या आपको NH3 दिया हुआ ना उन्होंने, तो NH3 वाला तो आपका क्या होगा सबसे आखिरी में जाएगा आपका फिर। ठीक है, इसमें ऐसा कोई दोहराया नहीं है, इन्होंने लिख भी रखा है कि स्ट्रॉन्गर द लिगेंड ग्रेटर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज दिस। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर मत जाओ आप, क्योंकि ये जो पेपर है वैसे भी मेमोराइज्ड पेपर है, मतलब मेमोरी से बनाया गया पेपर है। तो आप लोग कंसेप्ट के ऊपर जाओ, ऐसा कंसेप्ट अगर आपको लगाने को आता है आगे आने वाले पेपर में, आपने पेपर नहीं दिया तो इसी को फॉलो करना जो मैंने आपको सिखाया है, आपके ऑप्शन वहाँ मैच कर जाएंगे। ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी दी हुई है। ठीक है, 19. If a mango shrinks when kept in concentration solution, then which of the following process takes place? जी बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ऑस्मोसिस होता है ये, इसमें कुछ बताने जैसी चीज़ ही नहीं है, ऑस्मोसिस का आंसर हो जाएगा। 20. Heat of combustion of ethanol to give CO2 and water at constant pressure at and 27 degrees Celsius is -327 kilocalorie. How much heat is evolved in calorie in combustion at constant volume?
कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू की बात कर रहा है वो, तो सबसे पहले दिमाग जाएगा आपका डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के ऊपर, जहाँ डेल्टा एन जी क्या है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो रिएक्शन यहाँ पे बनी हुई है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने 1, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1 1। ठीक है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कैलोरी में दी गई है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन में रखते हैं तो हो जाएगा 300। डेल्टा एच के बारे में कुछ बोला गया है क्या, ये बोला गया है -327, तो यहाँ पर -327 लिख दीजिए, आपको डेल्टा यू की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेल रिएक्शन दिस गिवन है, एल एन के बारे में आपको पता लगाना है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसके अंदर, और आपको ये दो इक्वेशन दी गई है, तो ये सेल आपको बनाना है। आप अगर इसको देखोगे क्वेश्चन को, तो आपको क्या चाहिए, सी यू प्लस, आपको 2 सी यू प्लस आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 - 2 करूँगा, और जैसे 1 - 2 करूँगा तो ई नोट क्या हो जाएगा मेरा 0.52 माइनस 0.16, ई नोट सेल कितना हो गया आपका फिर 0.36। अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका डेल ई सेल क्या होता है 0 होता है, अगर ई सेल 0 है तो 0 इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1 लिखेंगे, और लॉग के इक्विलिब्रियम है, लेकिन उसने एल एन के बोला है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप ना कन्वर्ट करें इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब log 10 के इक्विलिब्रियम आता है। तो आप क्या करें, आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करो जो यहाँ दिया हुआ है, इसके अंदर ये एल एन के अंदर लिखा हुआ है। इन जनरल जो एनसीईआरटी वगैरह होती है वो ये फॉर्मूला इसलिए लिखती है क्योंकि वो log 10 के अंदर लेती है, लेकिन आपसे किस में पूछा है एल एन, यानी कि log बेस क्या है उसका ई है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करें जैसा नॉर्मल है, आगे इसको सॉल्व ना करें आप। तो अगर इसको सब सब सॉल्व करोगे, ई नोट कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया, वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सतर्क रहें, इसमें लॉग का बेस 10 रहता है, लेकिन यहाँ पर लॉग का बेस ई दिया हुआ है इस जगह पर। ठीक है, इन अ सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड द मास रेशो ऑफ C/H 4:1, C/3:4। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जैसे 4:1 दिया ना इन्होंने, और ये दिया इन्होंने C/O दिया, उन्होंने 3:4 दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनके जो, जैसे कार्बन ऊपर भी है कार्बन नीचे भी है, तो दोनों में क्या करते हैं सेम करते हैं इसको, तो इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो C/H यहाँ पर क्या हो जाएगा 12:1, और C/O यहाँ कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 12:16, यानी कि C/H रेशो कितना हुआ आपका, वो हुआ आपका 12:1 रेशो, सॉरी 3 था ये 3, तो 12:3:16 ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए CHO देख लो, तो CHO कितना है 12:3:16। जब इनके मोल आप निकालोगे तो मोल कैसे निकलेंगे 12/12 1 12/12 मतलब 12 बाय इसका मोलिकुलर मतलब इसका एटॉमिक मास, 3 अपन इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो 3 आएगा, 16 अपन एटॉमिक मास इसका 16 होता है तो 1 आएगा। ठीक है, और मोल का रेशो से मतलब ये है जो सबसे कम क्वांटिटी होती है, जो सबसे कम मोल रखता है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 1 है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH3O। अब आपको क्या बोला है सैचुरेटेड एसाइक्लिक बोला है, तो एसाइक्लिक बोला है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक इवन नंबर से क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H6O2। ठीक है, तो जैसे C2H6O2 होता है, आप इसके कंबशन की रिएक्शन लिखिएगा, तो कंबशन की रिएक्शन आएगी ये, तो आपको पूछा ये है कि O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड टू गिव CO2 एंड वाटर। तो ये जो कंपाउंड आपका आया है इसके 2 मोल के लिए बात कर रहा है, तो रिएक्शन के हिसाब से क्या है, अगर 1 मोल 5/2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल कितने के साथ करेगा, तो अगर 1 मोल 5/2 के साथ करता है तो 2 मोल कितने के साथ करेगा 5/2 इंटू 2, यानी कि 5 मोल के साथ, तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिस इज सब्जेक्टेड टू लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। एक्चुअली ये आपने सबसे बेसिक है ये, मतलब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि के क्या होता है आपका, के इक्वल टू होता है आपका ई फोटोन माइनस फाइव। ठीक है, फोटोन के लिए उसने क्या लगाना है आपको एच सी लेमड़ा लगाना, फाइव के लिए उसने कितना दे रखा है 4.41 इंटू 10⁻⁻19, एच सी के लिए उसने 6.63 इंटू 10⁻34 दिया है, सी आपका 3 इंटू 10⁸ दिया है, और लेमड़ा आपको कितना दिया है उसने 300 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ कर लीजिएगा, माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁹। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 24 क्वेश्चन, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड K2Cr27 K-4 K2Fe4 एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो K2Cr27 जो आप निकालते हो तो कितनी आती है, तो Cr2O7 -2 लिख सकता हूँ मैं इसको,
CR2 है 7 - 2, तो ये कितना होगा 2x - 14 = -2, तो x कितना आया +6, यानी कि यहाँ पर आपकी क्रोमियम की कितनी आई +6, तो सही दी है। KMnO4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, MnO4 माइनस लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया x प्लस -8 -1, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया +7, तो इसका क्या हो गया +7, तो ये भी सही निकाला हुआ है। K2FeO4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ FeO4 -2, तो x -8 = -2, तो x इक्वल टू +6, तो जब आप इसको लिखोगे तो वही +6 आ गया, इनको ऐड कर लो तो कितना हो गया 6 6 12 और 7 कितना है 19, तो ये क्या हो गया 19। इतने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है। 25th क्वेश्चन नहीं है हमारे पास एक्चुअली। तो आपसे बेस्ट ऑफ लक रहेगा कि आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, आप लोगों को शायद इसके अंदर कुछ करने के तरीके नहीं पता चले हों, तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले पेपर्स के लिए, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है उनके लिए बस उम्मीद ही है कि आप लोगों का अच्छा ही गया वो पेपर। थैंक यू।